हेलो एवरीवन, अगेन आप लोगों का स्वागत है राम मनोहर लोहिया जी के राजनीतिक विचार से संबंधित वीडियो में। इसका पहले जो 6 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख लें, जो कि मैंने सबसे पहला पॉइंट समाजवाद संबंधी, फिर राज्य संबंधी और 6 पॉइंट तक विकेंद्रीकरण तक मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको 7वां पॉइंट करवाऊँगी। बहुत ईजी है, जिसका हम पहले भी डिस्कशन ऑलरेडी ऑलमोस्ट कर ही चुके हैं। तो 7वां पॉइंट है विश्व संसद की स्थापना संबंधी विचार। अभी तक आपने जो कंसेप्ट सुना होगा वो यही सुना होगा कि किसी देश में संसद होती है, लेकिन यहाँ पे पूरे विश्व की एक संसद बनाने की बात करते हैं लोहिया जी। वो कहते हैं कि सभी देश जो है अपने प्रतिनिधि भेजेंगे विश्व संसद में, और विश्व संसद ही पूरे देश के पूरे विश्व के लिए डिसीजन लेगी झगड़ों को खत्म करवाने के लिए, संधि समझौते करवाने के लिए। और ये जो विश्व संसद है ये चुनी कैसे जाएगी? सार्वभौमिक वयस्क मत होगा, यानी कि सभी लोग अपने जितने भी देश हैं उन देश के लोग अपना वोट डालेंगे। जो समस्त विश्व की जनसंख्या है वो निर्धारित करेगी कि उनके देश से कौन चुनकर जाने वाला है। इसका उद्देश्य क्या था विश्व संसद बनाने का? सबसे पहला तो यही था कि जो विकसित और अविकसित देश, यानी कि जो अमीर और गरीब देश हैं, उनके मध्य जो पाई जाने वाली आर्थिक विषमता है, यानी कि जो गरीबी उन आपस में जो पाई जाने वाली अमीर गरीब के बीच की जो खाई है उसको समाप्त करना चाहते थे। वह आय व्यय के क्षेत्र को समानता के स्तर पर लाना चाहते थे, यानी कि जो अमीर गरीब देशों की आय और व्यय में इतना डिफरेंस है कि अमीर लोग जो हैं आय भी बहुत होती है, व्यय भी बहुत करते हैं, गरीब देश ठीक इसका उल्टा करते हैं। कहते ये जो गैप है इसको खत्म करना बहुत जरूरी है, और विश्व संसद इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। वो अमीर को अधिक अमीर होने से रोक देगी, अमीर देश को गरीब को और अधिक गरीब होने से बचाएगी, ऐसा उनका मानना था। वो चाहते थे कि आधुनिक समय में देश जो है आत्मनिर्भर ना बने, यानी कि सिर्फ आत्मनिर्भर तो वही होगा ना जो केवल अपने ऊपर निर्भर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारा देश अगर आत्मनिर्भर बनता है तो हमें और किसी की ज़रूरत ही नहीं है इस दुनिया में, तो कैसे फिर वो हारमोनी और भाईचारा बन पाएगा? तो इसलिए वो क्या चाहते थे कि आत्मनिर्भरता के बजाय अंतर्निर्भरता होनी चाहिए, यानी सभी जो देश है एक दूसरे पर निर्भर होने चाहिए। एक विश्व संसद या विश्व संघ की स्थापना का समर्थन करने के पीछे उनका उद्देश्य ये नहीं था कि जो राष्ट्र हैं वो अपनी स्वतंत्रता छोड़कर पूरे विश्व संसद के अनुसार ही काम करना शुरू कर दें, ऐसा वो नहीं चाहते थे। बस ये था कि जो राष्ट्र हैं वो इस देश में इस विश्व में गरीबी हटाने के लिए और जो है आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए विश्व संसद का गठन करें और उसके डिसीजंस को माने। अगर आप इस पॉइंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, आलोचना करना चाहते हैं, तो वो आप खुद से भी कर सकते हैं कि आज के समय में ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आधुनिक समाज में आज देश इतनी उन्नति और तरक्की प्रत्येक देश करना चाहता है, वो अंत निर्भर होकर एक दूसरे पर निर्भर होकर नहीं रहना चाहता। वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर रणनीतिक तौर पर सामाजिक सामरिक हर तरह से पावर को पाना चाहता है। फिर उनका जो है अगला पॉइंट इसमें जैसे कि विश्व संसद की स्थापना संबंधी विचारों में 2 पॉइंट आप जरूर लिखिए। एक तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित होनी चाहिए विश्व संसद, जिसमें हर राष्ट्र से कुछ लोग राष्ट्र की जनसंख्या जो है वो लोगों को चुनकर भेजेगी। आत्मनिर्भरता के स्थान पर अंतर्निर्भरता होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि देश जो है अपने आप में ही फलीभूत ना हो, बल्कि वो दूसरे देशों पर भी थोड़ा बहुत निर्भर हो, ताकि एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हो, उसके एक दूसरे का हम जो है काम आ सकें। फिर वो 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी बहुत बार पूछा गया है, इतिहास की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। वो इतिहास को किस तरह से इतिहास की व्याख्या करते हैं, हिस्ट्री को कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे अच्छी बुक उनके वेल ऑफ हिस्ट्री, जो कि एमसीक्यू में बहुत बार पूछी गई, उसमें उन्होंने बताया कि ये जो आज वर्तमान है यही आने वाला समय में भविष्य है, यानी कि जो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, घटित हो चुकी हैं, वो घटनाएं आने वाले भविष्य में फिर से घटित होंगी। अरस्तु के जो परिवर्तन चक्र का सिद्धांत है, अगर आप पढ़ते, आपके यहाँ पे अगर वेस्टर्न थिंकर होते, अभी तो आप इंडियन थिंकर्स पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न थिंकर्स होते तो आप अरस्तु को उसमें पढ़ते हो और उसमें पता चलता है कि परिवर्तन चक्र चलता है समाज में, राजनीति में। जो घटनाएं आज हुई हैं वो पहले भी घटित हो चुकी हैं और आने वाले समय में फिर से वो घटित होंगी। ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने कहा कि देखो, भारत जो है
भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। और जो पुराने देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, वो इतने अधिक अमीर नहीं थे जितना भारत था। ये सभी पिछड़े हुए राष्ट्र थे बाकी के। परंतु देखिए समय चक्र से क्या हुआ, भारत गरीब राष्ट्र हो गया और जो गरीब थे वो समृद्ध राष्ट्र हो गए। तो कहते हैं कि इतिहास का ये चक्कर जो है ये घूमता रहता है। एक दिन ऐसा आएगा कि भारत फिर से अमीर होगा और ये राष्ट्र जो है फिर गरीब हो जाएंगे। तो इस तरह से वो इतिहास की व्याख्या करते हैं। परिवर्तन चक्र के सिद्धांत पर आधारित है ये उनकी। अगले पॉइंट पे आते हैं, 9वां है पूंजीवाद का विरोध। सबसे पहले तो आप पूंजीवाद को समझिए, होता क्या है। पूंजीवाद का यानी कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि पूंजी कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह जाए। जो उस देश की सरकार है वो पूंजीपतियों का साथ दे, यानी बहुत अमीर लोगों का साथ दे, उन्हीं के अनुसार योजनाएं बनाए, उन्हीं के बेनिफिट के लिए वो सारी प्लानिंग करे। जो गरीब है वो आदमी बहुत अधिक गरीब होता जाए, जो अमीर है बहुत अधिक अमीर होता जाए। तो ये पूंजीवाद है। और तो इस तरह की व्यवस्था का जो है वो हमेशा विरोध करते थे, क्योंकि समाजवाद का ठीक उल्टा पूंजीवाद है। समाजवाद समानता लाने की बात करता है, अमीर गरीब के भेद को मिटाने की बात करता है। वहीं अगर पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद क्या कर रहा है, पूंजीवाद जो है पूंजीवाद जो है अमीर को अधिक अमीर बना रहा है। आर्थिक विषमता यानी आर्थिक असमानता का कारण बन रहा है। इसे रोकना चाहिए। समाज में देखो दो तरह के देश होते हैं, एक विकसित होता है और एक अविकसित होता है। विकसित का मतलब जो अमीर देश हैं, अविकसित मतलब जो गरीब देश हैं। विकसित देशों में अविकसित देशों का हमेशा शोषण करते रहते हैं और वो समृद्ध होते रहते हैं। जैसे कि ब्रिटेन ने भारत का शोषण किया और वो समृद्ध हो गया, और वो आज विकसित देश है। और भारत आज एक विकासशील देश कहें, या जो कि विकसित होने की तरफ प्रगति करना चाह रहा है, वैसा देश है। विकसित देशों में चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रचार किया जाता है, परंतु पूंजीपति, श्रमिक, कर्मचारी वर्ग की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको खरीद कर उसकी स्वतंत्रता को सीमित कर दिया जाता है। यानी कि वह लोकतंत्रीय मूल्यों का समर्थन होने का खोखला दावा प्रस्तुत करता है, क्योंकि वह समानता पर बल नहीं देता। वह नागरिकों को राजनीतिक समानता तो देते हैं, परंतु आर्थिक समानता का विरोध करते हैं। इस तरह सही अर्थों में समानता लागू नहीं हो पाती है। तो ये लोहिया जी का इसी वजह से वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं। फिर है जाति संघर्ष संबंधी विचार। देखिए ये जो जाति संघर्ष संबंधी विचार है, यहाँ थोड़ी हिंदी में स्पेलिंग गलत हो गई है, बट कास्ट यानी कि जातियाँ उससे है। ये देखिए राम मनोहर लोहिया जो है मार्क्स से बहुत प्रभावित थे और मार्क्स के वर्ग संघर्ष के विचार से वो सहमत नहीं थे। कि इस मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत क्या कहता है कि समाज में दो वर्ग हैं, अमीर और गरीब। इसी वजह से जो है सारे संघर्ष होते हैं। लेकिन लोहिया जी जाति संघर्ष की बात करते हैं। उनका विचार है कि विश्व में सदैव अनेक जातियां विद्यमान रही हैं। इनमें से संगठित जाति जो है, यानी जो मजबूत जाति है, जो बहुत अमीर जाति है, या फिर जो यूँ कहे कि बहुत ज़्यादा दबंग जाति है, वो असंगठित जातियों का हमेशा शोषण करती है और संघर्ष चलता रहता है। लोहिया जी के शब्दों में क्या कहा जा रहा है कि अब तक का मानव इतिहास जातियों तथा वर्गों के मध्य आंतरिक गति का इतिहास है, यानी कि आपस में उथल पुथल का इतिहास है। जातियां शिथिल होकर वर्गों में परिणित हो जाती है और वर्ग संघर्ष होकर जाति का रूप धारण कर लेते हैं। इस तरह से क्या है कि जातियां वर्ग बन जाएंगी, वर्ग से फिर तो पुनः जातियां बन जाएगी, और ये जो घटनाक्रम है ये चलता ही रहेगा, संघर्ष चलता ही रहेगा। तो इस तरह की वो बात करते हैं कि ये समाज जातीय संघर्ष पर आधारित है, तो ये खत्म होना बहुत जरूरी है। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का समर्थन करते हैं। सबसे पहले समझिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होता क्या है। देखिए ये मैं इंग्लिश में बता दूं इसको, डायलेक्टिक मटेरियलिज्म इसको बोलते हैं, और ये कार्ल मार्क्स ने दिया था ये विचारधारा। और जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, लोहिया जी है जो है कार्ल मार्क्स से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो कार्ल मार्क्स के विचारों को आगे लेकर जाते हुए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की है व्याख्या करते हैं। हालांकि वो इसका थोड़ा सा अलग रूप देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि पहले तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को ही मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। भौतिकवाद मतलब जो मेटेरियलिस्टिक थिंग है, जो भौतिक वस्तुएं संसार में, जो संसारिक वस्तुएं हैं, कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है वो भौतिकवादी है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं।
ठीक है। जो नहीं दिखती है वो आध्यात्मिक होती हैं। जो चीज़ें दिख रही हैं, जिसका हम उपभोग कर रहे हैं अपने विलासितापूर्ण जीवन में, वो भौतिकवादी कहते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, ये अब भौतिक जो वाद है, इसका आपस में द्वंद्व चलता है। कैसे? ये एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए। उनका विचार था कि इस समाज में वाद और प्रतिवाद का क्रम निरंतर चलता रहता है। पहले एक वस्तु आती है जिसे हम वाद का नाम देते हैं, कोई भी एक वस्तु आ गई, फिर दूसरी वस्तु आती है जिसे हम प्रतिवाद का नाम देते हैं। एक समय के बाद पहली वस्तु और दूसरी वस्तु में आपस में द्वंद्व होता है, और इसी द्वंद्व के होने से एक तीसरी वस्तु का जन्म होता है, और तीसरी वस्तु के जन्म के साथ ही जो पुरानी पहली और दूसरी वस्तुएं हैं, यानी वाद प्रतिवाद है, वो उनका महत्व घट जाता है। ठीक है। ये उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद था। एक एग्जाम्पल से समझे। आप अपने सामाजिक अपने पहनावे से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले आप जो है आपकी कल्चरल ड्रेस हुआ करती थी, आपके दादा परदादा कल्चरल जो पारंपरिक ड्रेसेस हैं वो पहनते थे, धोती कुर्ता, दामन, चुनरी, ये सब पहनते थे। एक समय आया कि बदला पहनावा, वाद था वो, मतलब पहनावा हुआ। उसके बाद एक नया पहनावा आ गया। 70s 80s में नई ड्रेसेस जनरेट होनी शुरू हो गई, अच्छे अच्छे मॉडर्न ड्रेसेस वेस्टर्न कंट्री से अडॉप्ट किया, तो वो एक प्रतिवाद की तरह था। अब देखिए ना, अब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। कुछ लोग पारंपरिक हैं, अभी भी डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने मॉडर्न को अपना लिया है। उनके बीच आपस में संघर्ष शुरू होना हुआ, और एक नई चीज़ का जन्म हो जाता है। तो वो नई चीज़ लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और दोनों जो पुरानी चीज़ें हैं उसको छोड़ देते हैं। यही एक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। तो एक वस्तु के विरोध के स्वरूप जब दूसरी वस्तु का जन्म होता है, तो पुराने वाली वस्तुओं का महत्व घट जाता है, खत्म हो जाता है। इस तरह से वो अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो है एक एग्जाम्पल देते हैं, और कहते हैं कि ये जो क्रम है निरंतर चलता ही रहता है। फिर वो एक इम्पोर्टेंट बात कहते हैं एशियाई राजनीति संबंधी। हालांकि वो एक समाजवादी थे और पूरे विश्व में समाजवाद लाने की बात करते थे, लेकिन फिर भी वो पश्चिमी समाजवाद, यानी जो अमीर देश है, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं, उन अमीर देशों के समाजवाद की वो हमेशा आलोचना करते थे, और पूर्व के देश यानी कि एशियन जो राजनीति है उसमें समाजवाद लाने की बात करते हैं। और कारण क्या बताते हैं कि एशियाई समाजवाद को जो है प्रमुखता दी जानी चाहिए। क्यों? उनका विचार था कि एशियाई देशों की राजनीति की दुर्दशा का मुख्य कारण उसमें कट्टर धार्मिक विश्वासों और राजनीतिक सोच विचार का मिश्रण पाया जाता है। आप देखेंगे धर्म के नाम पर इतने जातीय संघर्ष नहीं होते होंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में जितने कि एशियन कंट्रीज़ में होती हैं। इनसे क्या है, सांप्रदायिकता का विष फैलता है। चूंकि इन देशों में लोकतांत्रिक राजनीति की निश्चित परंपराओं का अभाव है, यानी कि लोकतंत्र इतना अधिक इन एशियाई देशों ने देखा ही नहीं। आप चाइना को देखिए, वहाँ पे ऑटोक्रेटिक कंट्री है। इसी तरह से अगर आप यहाँ म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर देखा जाओगे, फिलीपींस, यहाँ पे आज भी राजाओं के रूल है। भारत में भी एक टाइम में राजाओं का रूल होता था। लोकतंत्र 70 वर्षों का ही इतिहास है, बहुत पुराना नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पुराना इतिहास है एशियाई राजनीति के कंपैरिजन में लोकतंत्र का। तो इन लोगों को इतना लोकतंत्र का जो है ज्ञान भी नहीं है, इसलिए प्राय आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। राजनीतिक हत्याएं यहाँ की राजनीतिक प्रणाली का एक बड़ा रूप, एक अंग बन गई हैं। इसने नौकरशाहों, उद्योग प्रबंधकों का नया वर्ग पैदा कर दिया है। इसके कारण ऐसे राजनेताओं की जमात पैदा हो गई है जो अनैतिक माध्यमों का प्रयोग करके लगातार सत्ता में बने रहते हैं। इसलिए लोहिया ने ऐसे व्यापक तथा मौलिक सामाजिक दर्शन की आवश्यकता पर बल दिया है जो एशिया में व्याप्त बीमारियों का उपचार कर सके, यानी कि एशियाई राजनीति में जो परिवर्तन लाकर वहाँ पर वास्तविक लोकतंत्र ला सके। फिर उत्पादन के साधनों का समाजीकरण, यानी कि फैक्ट्रीज में जो भी उत्पाद हो रहा है वो किसी मालिक का ही नहीं है, वो उन मजदूरों का भी उसमें उतना ही हिस्सा है जितना मालिक का है। इसी को ही कहते हैं समाजीकरण, यानी कि जो अमीर यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है, और गरीब यानी जो मजदूर है जो कि उत्पाद को बना रहा है, उत्पादन कर रहा है, उनके बीच की जो खाई है, उनके बीच की जो अमीर गरीब की खाई है वो घट कर एकदम बराबरी आ जाए, आर्थिक विषमता खत्म हो जाए, उसे ही समाजीकरण कहते हैं। तो कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका जो है उत्पादन के साधनों का समाजीकरण होना चाहिए, बराबरी में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से वो नियोजन पर भी बल देते हैं। नियोजन का मतलब योजनाएं बनाना।
भारत में विद्यमान जितनी भी आर्थिक असमानता उसको खत्म करने के लिए सरकारें योजनाएं बनाएंगी। हालांकि भारत के पास सीमित संसाधन रहे थे आज़ादी के बाद, लेकिन फिर भी वो एक निर्धारित लक्ष्य उन्होंने डिसाइड किया कि भारत को विकसित करना है। कृषि, शिक्षा, उद्योग, संचार, सड़क, आवास, जल परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, इन सब के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई। तो इसी तरह से 1953 में एशियाई देशों का एक समाजवादी सम्मेलन हुआ था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो इस तरह से क्या है कि नियोजन पर बल दिया ताकि देश को विकसित किया जा सके।